आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी छहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गैर मुस्लिम मुल्क चिली ने आलमी अदालत में दायर की इजराइल के खिलाफ दरख्वास्त, अरब ममालिक अब भी खामोश। संजोली मस्जिद मामले पर गिरिराज का बयान, कहा हमारा इत्तेहाद मुसलमानों को झुकने पर मजबूर करता है। दिल्ली दंगों के 10 मुलजिम अदालत से बरी, अदालत ने जांच अफसर के दावे पर उठाए सवाल। रामगढ़ से कांग्रेस एमएलए जुबैर खान का इंतकाल, 1990 में बने थे मुल्क के सबसे कम उम्र के एमएलए। उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर राशिद से मिल रहा बड़ा चैलेंज, एनसी ने राशिद पर लगाया बीजेपी की टीम बी होने का इल्जाम। ऑल इंडिया कौमी तंजीम का बड़ा बयान, वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते बोहरा कम्युनिटी के लोग। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के बर्थडे पर बटेगा लंगर, शाही देग में बनेगा 4000 किलो मीठा चावल। मरकजी वजीर अमित शाह का बड़ा ऐलान, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल रखा विजयपुरम। सुनीता विलियमसन ने स्पेस से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी सदर की वोटिंग में स्पेस से ही लेंगी हिस्सा। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले से थर्राए नेतन्याहू पर एक और मुल्क अब हावी हो रहा है। गजा में इजरायली नापाक मंसूबों को खामोश तमाशाइयों की तरह देखने वाले अरब ममालिक इजरायली हुकूमत के खिलाफ कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में एक गैर मुस्लिम मुल्क ने इजराइल पर गजा में जारी नस्ल कुशी को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दरख्वास्त दायर की है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गजा में जारी नस्ल कुशी को लेकर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास की हिमायत में कई ममालिक उतरकर सामने आए, लेकिन दुनिया भर की नजरें जिन अरब ममालिक पर थीं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और ऐसे में कई गैर मुस्लिम ममालिक जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो गजा के मासूमों के लिए आवाज उठाते और इजराइल को हड़काते नजर आए। अब ऐसे ही एक और गैर मुस्लिम मुल्क चिली, जहाँ की सिर्फ 0.02% आबादी ही मुस्लिम है, उसने इजराइल को चेताते हुए उसके खिलाफ ICJ में दरख्वास्त दायर कर दी है। अनादोलु एजेंसी के मुताबिक चिली ने गजा में नस्ल कुशी के जुर्म की रोकथाम और सजा के कन्वेंशन की दरख्वास्त से मुतालिक आलमी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है। ICJ कानून के आर्टिकल 63 के तहत जमा कराई गई चिली की दरख्वास्त में इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम लेते हुए उसे सजा सुनाने का मुतालबा किया गया है। अपने ऐलान में चिली ने नस्ल कुशी कन्वेंशन के अंदर कई मौजुआत पर जोर दिया है। वहीं चिली के इस ऐलान के बाद ICJ ने जनूबी अफ्रीका और इजराइल दोनों को जवाब में तहरीरी ऑब्जर्वेशन पेश करने के लिए मदऊ किया है। चूँकि इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने इस नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद कई ममालिक इसमें शामिल हुए थे, लेकिन अरब ममालिक खामोश बने बैठे देखते रहे। अरब ममालिक जो खामोश तमाशाई बन के गजा में जारी नस्ल कुशी देख रहे हैं, उन पर ये एक करारा तमाचा है कि उनसे छोटे ममालिक और वो भी गैर मुस्लिम ममालिक इजराइल के खिलाफ उतर आए हैं और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के संजोली मस्जिद को लेकर बीजेपी लीडर गिरिराज ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिमों के इत्तेहाद ने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है और झुकने पर मजबूर कर दिया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। नैनी इलाके में शिल्प ग्राम का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे मुल्क को पैगाम देता है कि जब तक गैर मुस्लिम मुत्तहिद रहेंगे, कोई भी ताकत उनको हिला नहीं सकती। यहाँ कोई मुगल नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं रहेगी। जुम्मे की रात संजोली में शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को सील करने और उसे गिराने की पेशकश की थी। गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ये तगड़े तगड़े गैंग के लोग जात पात के मुजरिमों में शामिल हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ मुजरिमों को सिर्फ मुजरिम के तौर पर ही देखते हैं। योगी जी और अखिलेश यादव में यही फर्क है। अखिलेश ने अपने दौर में सिर्फ जात पात देखी और गुंडागर्दी को फरोग दिया है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने 10 मुलजिमों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सभी मुलजिमों पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं हुए, इसीलिए उन्हें बरी किया जाता है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतालिक 2 मुकदमात में 10 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज पलस्टिया परमाचल ने इस मामले में मुलज़मीन को बरी करने का हुक्म जारी किया है और कहा है कि इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात और शवाहिद पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जिन मुलज़मान को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया है उनमें मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शुएब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज़, मोहम्मद फैसल, राशिद और मोहम्मद ताहिर शामिल हैं।
آپ کو بتا دیں کہ دونوں مقدمات گوکلپوری تھانے میں درج کرائے گئے تھے۔ 1 مارچ 2020 کو تھانے میں شکایت دی گئی تھی کہ 24 فروری کی دوپہر 2:30 بجے کے قریب 1 سے 1.5 ہزار فسادیوں کا ہجوم برج پوری میں واقع 3 منزلہ مکان میں داخل ہوا تھا اور تمام فسادیوں کے پاس ہتھیار تھے۔ فسادیوں نے لوگوں کے گھروں اور موبائل شاپس میں لوٹ مار کی تھی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ وہیں اسی معاملے میں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے 10 لوگوں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ الور کے رام گڑھ سے کانگریس MLA زبیر خان کا لمبی بیماری کے بعد آج انتقال ہو گیا ہے۔ گاندھی خاندان کے قریبی لیڈر خان کے انتقال کے بعد ریاستی کانگریس میں غم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ راجستھان کے الور کے کانگریس MLA زبیر خان کا طویل عدالت کے بعد ہفتے کی صبح 5:30 بجے کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ بتا دیں کہ 15 دن پہلے زبیر خان کی جگر کی پیوند کاری ہوئی تھی، یعنی کہ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت نازک بتائی تھی۔ زبیر خان کی موت کے بعد ریاستی کانگریس میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ زبیر خان میوات کے رام گڑھ سیٹ سے 4 بار کانگریس کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ زبیر خان کافی عرصے سے علیل تھے، بیمار تھے۔ زبیر خان کی اہلیہ اور سابق MLA صفیہ زبیر خان نے ان کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر دی ہے۔ صفیہ خان نے اپنے اکاؤنٹ پر اس بارے میں لکھتے ہوئے افسوسناک معلومات دی۔ بتاتے چلیں کہ زبیر خان کانگریس کے ایک معروف اقلیتی چہرے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ریاستی کانگریس سے لے کر AICC تک مختلف عہدوں پر فائز رہ کر پارٹی کی نمائندگی کی ہے۔ وہ پرینکا گاندھی کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور یہ پہلے MLA تھے جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں پالیٹکس میں قدم رکھا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے انجینئر راشد کو لے کر بڑا بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انجینئر راشد کے لیے تہاڑ جیل جانے کو تیار ہے۔ انہوں نے راشد سے پوچھا ہے کہ کیا ان کی پارٹی الیکشن کے بعد BJP کی حمایت کرے گی۔ معلومات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ شیخ عبدالرشید دہلی کے تہاڑ جیل میں بند تھے اور انہیں بدھ کو اسمبلی انتخابات کی مہم کے لیے عبوری ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جس کے بعد عمر عبداللہ نے انہیں انتخابی مہم چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوک سبھا کے رکن شیخ عبدالرشید کے لیے تہاڑ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ عبداللہ رشید انجینئر رشید کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا جموں کشمیر کے انتخابات کے بعد اگر BJP کو ان کی ضرورت ہوئی کیا ان کی پارٹی اس کی حمایت کرے گی۔ عمر عبداللہ نے عوامی اتحاد پارٹی کے رہنما کو انتخابی مہم چھوڑ کر گھر پر رہنے کو کہا۔ عبداللہ سوشل میڈیا پر گفتگو کے دوران راشد کے تبصروں کا جواب دے رہے تھے، جس میں راشد نے نیشنل کانفرنس کے رہنما کے ساتھ تہاڑ جیل جانے کو کہا تھا اور کہا تھا کہ بدلے میں وہ انتخابی میدان چھوڑ دیں گے۔ لوک سبھا MP طارق انور کی قیادت والی آل انڈیا قومی تنظیم کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف بورڈ میں ترمیم کے ذریعے آغا خانی اور بوہرا کمیونٹی کے لوگ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ معلومات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ آل انڈیا قومی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایشیا برادری کے لوگ ہیں اور ان کا الگ وقف بورڈ ہے، اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد وقف بورڈ کو کمزور کرنا ہے اور مسلم کمیونٹی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تنظیم نے بل کے حوالے سے 20 نکات میں JPC کو اپنے اعتراضات اور تجاویز پیش کی ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بل وقف کو جائیدادوں کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے سے روکے گا۔ اس سے بورڈ کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی اور ساتھ ہی وقف کے مستحقین جیسے کہ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ یہ بھی ہے کہ آغا خانیوں اور بوہرا برادری کے لوگوں کو سنی وقف بورڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں آغا خانیوں اور بوہرا برادریوں کے سنی وقف بورڈ میں نمائندگی پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے، کیونکہ یہ شیعہ فرقے سے ہیں اور ان کا اپنا الگ وقف بورڈ ہے۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ ان کو شامل کرنا مسلم کمیونٹی میں مزید تفرقہ پیدا کرنے کے مترادف ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے جنم دن پر الگ الگ جگہوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر سماجی تنظیمیں کئی پروگرام کر رہی ہے۔ اسی کڑی میں 17 ستمبر کے اجمیر شریف میں بھی لنگر کا انتظام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش پر ملک بھر میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ BJP لیڈران اور کارکنان نے بھی PM مودی کی سالگرہ منانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وہیں PM مودی کی یوم پیدائش پر اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کے سجادہ نشین سید افشاں علی چشتی نے کہا کہ ہم PM مودی کی یوم پیدائش پر ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں گے۔ معلومات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی سالگرہ کے موقع پر درگاہ شریف میں 4000 کلو سبزی کا لنگر تقسیم کیا جائے گا اور اس عرصے کے دوران ملک کے مذہبی مقامات، گروؤں اور ہمارے آس پاس کے غریب لوگوں کو لنگر سروس فراہم کی جائے گی۔ سید افشاں چشتی نے بتایا کہ سبزی لنگر کی روایت 550 سال پرانی ہے۔ معلومات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی سالگرہ کے موقع پر درگاہ شریف میں 4000 کلو ویج لنگر تقسیم کیا جائے گا اور اس عرصے کے دوران ملک کے مذہبی مقامات، گروؤں اور ہمارے آس پاس کے غریب لوگوں کو لنگر سروس فراہم کی جائے گی۔ سید افشاں چشتی نے بتایا کہ ویج لنگر کی روایت 550 سال پرانی ہے۔ معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درگاہ میں ویج لنگر ہمیشہ سے ہی تیار کیا جاتا ہے اور اس لنگر میں پیاز تک کا بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت نے انڈمان نکوبار آئی لینڈ کی راجدھانی پورٹ بلیئر کا نام بدل کر شری وجے پورم کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ شری وجے پورم
नाम हमारी आज़ादी की लड़ाई और इसमें अंडमान निकोबार के शराकत को दिखाता है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में इसकी मालूमात दी है। उन्होंने लिखा कि कौम को 9 आबादियाती नुकूश से आज़ाद करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से मुतासिर होकर आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद लिखा कि पहले नाम पर 9 आबादियाती विरासत की नुकूश थी। श्री विजयपुरम हमारी आज़ादी की जद्दोजहद में हासिल की गई फतह और उसमें जज़ाइर अंडमान और निकोबार के मुनफरिद किरदार की अलामत है। बता दें कि पोर्ट ब्लेयर जज़ाइर अंडमान एंड निकोबार का एक खास मकाम है। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की जद्दोजहद और तारीख जो कभी चौला सल्तनत के बहरी अड्डे के तौर पर काम करती थी, आज हमारी हिकमत अमली और तरक्की की ख्वाहिशात के लिए एक अहम अड्डा बनने के लिए तैयार है। बता दें कि गुज़िश्ता जनवरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर इससे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का इफ्तिताह किया था। रियासत के बड़े बेनाम जजीरों का नाम परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखा गया था। वज़ीर आज़म ने नेताजी को वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नकाब कुशाई की थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर तामीर की गई है और ये जजीरा पहले रास आइलैंड के नाम से जाना जाता था। मरकजी हुकूमत ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का ऐलान किया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही फरीदाबाद में हुए हादसे पर भी बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या टिप्पणी करें इस सरकार की, और कोई उपलब्धि आपको दिखेगी ही नहीं, उनको भी नहीं दिखती खुद को, इसलिए वो हमेशा कोई नया कुछ ऐसा ले आते हैं कि साहब हमने ये नाम बदल दिया, कुछ काम करके दिखाएंगे नहीं। हरियाणा पिछले कई सालों से इस तरह की एपैथी जिसको आप कह रहे हैं उसका शिकार हुआ है। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, बिना किसी प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन चलता आ रहा है और जिसमें भारी भ्रष्टाचार होता है, कब्जे हो रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, सुध नहीं, क्योंकि कब्जे करने वाले सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुनीता वापस जमीन पर कब आएंगी। सुनीता विलियम्स को स्पेस में फंसे कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनीता विलियम्स का वापस आना सभी को नामुमकिन सा लग रहा था। अभी वो कुछ और वक्त वहीं रहेंगी और स्पेस स्टेशन से ही अमेरिकी सदर के इलेक्शन में वोट डालेंगी। सुनीता विलियम्स को दुनिया भर में तो लोग पसंद ही करते हैं, साथ ही हिंदुस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं और जब भी सुनीता खला में जाती हैं वो चंद रोज़ में वापस भी आ जाती हैं। लेकिन अब सुनीता ने खुद ही अपनी वापसी की मुकम्मल मालूमात दे दी है। सुनीता विलियम्स ने खला से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब वो अगले साल ज़मीन पर वापस आएंगी। इसी दौरान उन्होंने पहली बार अपने साथी खलाबाज बोच विलमोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और अपने दिली जज्बात का भी इजहार किया। सुनीता ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेरे लिए यहाँ फंसना और कई माह मदार में गुजारना मुश्किल था, लेकिन मुझे खला में रहना पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ कीमती वक्त गुजारना चाहती हूँ, लेकिन एक ही मिशन पर 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठकर अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि हम टेस्टर हैं और यही हमारा काम है। सुनीता विलियम्स ने मजीद कहा कि हम स्टार लाइनर को मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन आपको सफ़ा पलटना होगा और अगला मौका तलाश करना होगा। सुनीता ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो 1 साल तक खला में रहेंगी, लेकिन वो जानती थी कि वापसी में ताख़ीर हो सकती है। सुनीता ने यह भी कहा कि वो ज़मीन पर आना चाहती हैं, लेकिन अब उन्हें 1 साल तक रहना पड़ेगा। उन्होंने अपने फैंस और अपने पसंद करने वाले लोगों को पैगाम देते हुए कहा कि मुझे पसंद करने वालों को उदास नहीं होना चाहिए, मैं अपना काम मुकम्मल करके जल्द वापस लौटूंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद भगवान के दर पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद वो तिहाड़ जेल से रिहा हुए। केजरीवाल ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, एमपी संजय सिंह और दिल्ली के कई वज़रा भी उनके साथ मौजूद रहे। कबल अज़ीं जमानत मिलने के बाद जुमे को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज दोपहर 12 बजे मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा ताकि खुदा का शुक्र अदा करूं और उसका आशीर्वाद हासिल करूं। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही था, इसलिए ऊपर वाले ने मेरी मदद की है और जेल से बाहर आने के बाद अब उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। यानी वो कहते हैं कि 177 दिन जेल में रहने के बाद उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी में हमेशा बड़ा मौका आता रहा है। घर में कोई ना कोई जश्न, चाहे वो इलेक्शन के वक्त हो या आज उन्हें इतनी बड़ी राहत मिली है, वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुल्क का आइन इतना मजबूत है, चाहे कितनी ही आमराना हुकूमत आए, ये जाहिर करता है कि हुकूमत को आना जाना है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। कौमी सिक्योरिटी की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर दाखिला अमित शाह ने किया।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 7वीं कौमी सलामती हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस 2024 का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत, रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों, मरकज़ी मसलह पुलिस फोर्सेज और मरकज़ी पुलिस तंजीमों के आला पुलिस क़यादत से मुलाकात की। कौमी सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए एक रोड मैप का खाका भी पेश किया गया। शाह ने DGSP और IGSP कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। ये डैशबोर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने तैयार किया है। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 750 से ज़ायद अफसरान ने हिस्सा लिया और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि जिस्मानी और वर्चुअल तरीकों को मिलाकर एक हाइब्रिड फॉर्मेट में मुनक़िद किया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी एजेंसियों से मुंसलिक सीनियर अफसरान के साथ साथ सिक्योरिटी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नौजवान पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर अहलकार के मुताबिक तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौमी सलामती के चैलेंजेस भी बदल रहे हैं और इसके मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों को तैयार करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दहशत गर्दाना हरकतें बढ़ती जा रही हैं। इस इलेक्शन पर दुनिया भर की नज़रें बनी हुई है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार जम्मू में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और इसी के साथ दहशत गर्दाना हरकतें कर इसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में 2 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला मिली है। मौसूला इत्तला के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्च पार्टी फायरिंग के बाद ऑपरेशन में तब्दील हो गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इसी हफ्ते तकरीबन 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हमें इत्तलाआत मिली थी कि इंतखाबात शुरू होते ही कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है, फौजियों को तैनात किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी भारी नफरी में फौजियों और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द का सिर्फ एक ही मकसद है, इंतखाबात को मनसूख कराना। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।